को पता है कि मतलब लुसेंट के अंदर पढ़ा है कि बाबर को बुलाया किसने था? आपके दौलत खान लोधी ने। और दौलत खान लोधी कौन था? इब्राहिम लोधी के अंडर गवर्नर था। कहाँ का? पंजाब का। ठीक है? तो ये चीज़ याद रख लेंगे थोड़ा-सा। ओके? और राजपूत के अंदर जो था इम्पोर्टेंट रूलर वो कौन था? राणा संगा। ओके? तो इसको डिस्ट्रॉय किया और एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाने का कोशिश किया। ठीक है? फिर हमने देखा इंट्रोडक्शन अ न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया। बेसिकली भाई साहब लेके आए थे गन पाउडर। गन पाउडर पहले से था, लेकिन उसको वॉरफेयर के अंदर इंट्रोड्यूस किया पहली बार किसने? आपके बाबर ने। ठीक है? फिर हमने और क्या देखा था? ओके। Victories led to rapid popularization of the gunpowder and artillery in India. Artillery was expensive in favor of those rulers who had large resources at their command. मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस रहेगा वही गन पाउडर इस्तेमाल करेगा। ठीक है? तो यहाँ से क्या हो गया? एक एरा चालू हो गया ऑफ अ लार्ज किंगडम। ओके? फिर बाबर रीएस्टैब्लिश्ड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन व्हिच हैड बीन eroded since the death of the फिरोज शाह। ठीक है? फिरोज शाह तुगलक जो था, उसके बाद से मतलब जो नोबल्स थे ना वो पावरफुल होने लगा था। तो एक क्राउन का जो प्रेस्टीज है वो डाउनग्रेड होने लगा था, लेकिन उसको वापस से रीइंस्टॉल किसने किया? बाबर ने। ठीक है? अफगान आइडिया ऑफ ट्राइबल इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी had resulted in only a partial success. Prestige of being of a descendant of Genghis and Taimur. बेसिकली क्या था पता है क्या? कि जो बाबर था वो बिलोंग क्या करता था? मदर साइड से, मतलब चंगेज खान, और फादर साइड से कहाँ से? तैमूर से। तो इसका प्रेस्टीज इतना ज्यादा था कि भाई बड़े आदमी का लड़का है करके। ठीक है? तो इसको कौन चैलेंज करेगा? तो कोई नहीं करेगा। अगर चैलेंज करना भी है तो वो तिमुरिड प्रिंस रहेगा तो ही उसको चैलेंज कर सकता था। ठीक है? अब अंबानी का लड़का रहेगा तो भाई मतलब कैसे नाम से ही पता चल जाता है, वैसा है कुछ तो। ठीक है? ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था। बाबर वाज नॉट बाइगेटेड और लेड बाय रिलीजियस डिवाइन। मतलब ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था लेकिन रिलीजन को अपने रूलिंग के अंदर नहीं लाता था। ठीक है? हिज कोर्ट वाज फ्री फ्रॉम द थियोलॉजिकल एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली ईरान और तुरान के बीच में शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी शेडो उसके रूलिंग के ऊपर नहीं आया। ओके? ये चीज याद रखेंगे। ही डिक्लेयर द बैटल अगेंस्ट शुंगा एज अ जिहाद, लेकिन ये सिर्फ उसका पॉलिटिकल मोटिव था। ठीक है? जिहाद मतलब रिलीजन कहीं पे भी उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ठीक है? पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये याद रखेंगे। फिर न्यू इंस्टेंस कैन बी फाउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल। फ्यू इंस्टेंस था डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल में। देखा ना कि कोई भी अगर मुस्लिम रूलर रहेगा तो सबसे पहले टेंपलों को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन इसके टाइम पे बहुत कम हुआ ऐसा। ओके? फिर उसने अपना एक क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी लिखा जिसका नाम था तुजुक बाबरी। ओके? और फिर उसको कन्वर्ट किसने किया था? आपके अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है? इसको भी याद रखेंगे क्योंकि तुजुक बाबरी टर्किश लैंग्वेज में था, उसको फिर पर्शियन के अंदर कन्वर्ट किया था उन्होंने। एज वेल एज उनका और एक लिटरेचर था जिसका नाम था मसनवी। ओके? इसको भी याद रखेंगे। फिर ही वाज कीन नेचुरलिस्ट एंड हैज डिस्क्राइब्ड द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया इन कंसिडरेबल डिटेल। ही लेड आउट अ नंबर ऑफ फॉर्मल गार्डन्स विद रनिंग वाटर, देयरबाय एस्टैब्लिश अ ट्रेडिशन ऑफ गार्डनिंग। ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन बन गया, ट्रेडिशन ऑफ गार्डनिंग किसने स्टार्ट किया? तो बाबर ने। ठीक है? बाबर इंट्रोड्यूस्ड न्यू कांसेप्ट ऑफ स्टेट व्हिच वाज टू बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज ऑफ अ क्राउन। ठीक है? हमने पहले देखा ना कि प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन तो उसको इंक्रीज कर दिया, जो कि फिरोज शाह तुगलक के बाद से खत्म होते जा रहा था। एब्सेंस ऑफ रिलीजन एंड सेक्टेरियन बायोगेट्री एंड द केयरफुल फॉस्टरिंग ऑफ द कल्चर एंड द फाइन आर्ट। ओके? अब बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत का। कभी हुआ था? 1526 में बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। ठीक है? और उसके बाद से इंडिया के अंदर मुगल रूल जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था। सिंस द इंडियन आर्मी जनरली कंटेन लार्ज होर्ड्स ऑफ सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? भले आर्मी दिखता था लाखों का, लेकिन लाखों में से मेजरली सब सर्वेंट्स रहते थे। मतलब जो फाइटर्स का जो ब्रीड रहना चाहिए ना आर्मी के अंदर वो बहुत कम था इंडिया के अंदर। इसके लिए सिर्फ नंबर बड़ा लगता था, लेकिन उतना पोटेंशियल नहीं था इंडियन आर्मी में। अदर हैंड पे जो अपना बाबर लेके आया था आर्मी, सब फाइटर्स ना भाई लोग। ठीक है? 15,000 लेके आया फिर भी सबको खत्म कर दिया करके। लार्ज नंबर ऑफ हिंदुस्तानी नोबल्स एंड सोल्जर्स वो जॉइन बाबर इन द पंजाब। ठीक है? अपनों ने अपनों को लूटा, वैसा सीन। फिर बाबर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय रेस्टिंग वन विंग ऑफ हिज आर्मी ऑन द सिटी ऑफ पानीपत। तो ये अभी स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे प्रोटेक्ट द अदर बाय मींस ऑफ अ डिच फील्ड विद ब्रांचेस ऑफ ट्री। ओके? बिटवीन टू कार्ड। फिर ब्रेस्ट वर्क्स were erected on which soldiers could rest their gun and fire. बाबर कॉल दिस डिवाइस एन ऑटोमन और रूमी डिवाइस। ठीक है? अब रूमी डिवाइस के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे क्या है। ओके? फॉर इट हैड बीन यूज्ड बाय ऑटोमन इन देयर फेमस बैटल अगेंस्ट शाह इस्माइल ऑफ ईरान।
ठीक है, तो पहली बार कहाँ पे यूज किया था? शाह इस्माइल ऑफ ईरान के अगेंस्ट में। 2 ऑटोमन मास्टर गनर थे उसके पास, कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है, बाबर सेज दैट ही यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज अटैक ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ भीरा। ओके, तो पहली बार कहाँ पे यूज किया था? भीरा के अंदर। ठीक है, अब आगे क्या हुआ ये सब आपका क्रोनोलॉजी समझो। ठीक है, तो आफ्टर स्क्रिमिशिंग ऑफ 7 to 8 days, इब्राहिम लोदी फोर्स came out of a fateful battle. Seeing the strength of the Babur's position, they hesitated. Ibrahim was still reorganized his forces. The two extreme wings of the Babar army wheeled round and attacked Ibrahim's forces from the side and rear. Babar gunner used their gun with good effort from the front. ठीक है, Babar gave a large part of a credit to his victory to his bowmen. तो ये सब बेसिकली थोड़ा सा आपको क्रक्स पता चल गया बैटल के अंदर क्या हुआ था। तो बैटल जो था उसके अंदर जो इब्राहिम लोदी का फोर्सेस था उसको चारों तरफ से बाबर ने घेर लिया। उसके जो बोमेन्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। ठीक है, इब्राहिम लोदी फोर्ट टू द लास्ट, लेकिन लास्ट में क्या आया रिजल्ट? तो 1500 मैन एज वेल एज इब्राहिम लोदी सब लोग मारे गए। ओके, बाबर एट वन डिस्पैच हुमायूं। अच्छा, एक चीज याद रखना, पानीपत हो गया मतलब खत्म हुआ ऐसा नहीं, अभी तो बहुत चीजें बाकी है, आ गया नहीं। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या किया? हुमायूं को ख्वाजा कलान, ठीक है, कौन? ख्वाजा कलान के साथ भेजा आगरा और बोला कि जितना भी आपका ट्रेजर है दिल्ली का उसको कैप्चर कर लो। ठीक है, उसका चार्ज ले लो सबसे पहले। और उसके बाद 27 अप्रैल को उसने खुतबा पढ़ा खुद के नाम से कि आज से मैं मुगल, मतलब मैं बाबर यहाँ का सुल्तान होकर के, ओके, है यहाँ का किंग हो, इंडिया का किंग। फिर डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री था, वन ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री था बैटल ऑफ पानीपत। ही ब्रोक द बैक ऑफ लोधी पावर एंड ब्रॉट अंडर बाबर्स कंट्रोल द एंटायर एरिया अप टू दिल्ली एंड आगरा। ठीक है, तो दिल्ली और आगरा कैप्चर किया तो क्या हो गया कि जौनपुर तक, मतलब यूपी तक का जो एरिया था ना वो भी बाबर के अंडर आने लगा। ओके, मतलब अभी एक्सपांशन चालू हो रहा है इंडिया के अंदर बाबर का। Babar had to wage two hard-fought battles, one against the Rana Sangha of Mewar and other against the Eastern Afghans. ठीक है, मतलब पानीपत अकेला डिसिसिव बैटल साबित नहीं हुआ, तो उसके बाद भी उसको बैटल्स करने पड़े। इसका एग्जांपल है कौन सा? आपका राणा संगा के अगेंस्ट, जो कि मेवाड़ के किंग थे, और दूसरा ईस्टर्न अफगान में अगेंस्ट द ईस्टर्न अफगान्स। ओके, व्यू फ्रॉम दिस एंगल, बैटल ऑफ पानीपत वाज नॉट द डिसिसिव इन द पॉलिटिकल फील्ड as has been made out. Its real importance lie in the act that it opened a new phase in the struggle for the domination in North India. Okay, तो ये था अबाउट आपके बाबर और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब आता है हमारा हीरो हुमायूं। ठीक है, जिधर चांस मिला उधर गिरने वाला ये बंदा। ठीक है, तो लेनपुल क्या बोलते हैं? हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, whenever हुमायूं had an opportunity to tumble, he did tumble and committed a mistake without any omission. कितना मतलब अच्छा बंदा था, है? तो थोड़े उसकी गलतियां भी देख लेते हैं। अनवाइज डिवीजन ऑफ द एम्पायर, अनवाइज पॉलिसी ऑफ लर्निंग, लिविंग शेर शाह अलोन इन द फर्स्ट सीज ऑफ अ चुनार इन 1532 एडी, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी इन आगरा, फिर रेंडरिंग नो हेल्प टू कर्नावटी ऑफ मेवार अगेंस्ट हिज एनिमी बहादुर शाह। उसके बाद handing over the newly conquered territory of Gujarat and Malwa in competent hand, and his pleasure seeking at Malwa, waste of full 1 year, besieging Chunar instead of conquering Gaur in 1537 AD, wasting 8 months in Gaur in pleasure seeking, evading Battle of Chausa for about 3 months, and encamping at the lower lying area of the eve of the Battle of Kannauj। तो ये सब उसकी गलतियां थी। ठीक है, कुछ मिलिट्री मिस्टेक्स थे, कुछ प्लेजर सीकिंग उसकी, मतलब क्या बोलते हैं, आदत थी, जिसकी वजह से उसको मतलब पछतावा करना पड़ा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू लेन पूल हिज वर्च्यू अ क्रिश्चियन एंड हिज होल लाइफ वाज दैट ऑफ अ जेंटलमैन, बट एज अ किंग ही वाज अ फेलियर। इज्जत ही निकाल दिया, क्या बोलने का। चलो, इफ देयर वाज possibility of failing, Humayun was not to miss it. He tumbled through life and tumbled out of it. ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो सेकंड बैटल किसके बीच में हुआ था? अकबर के बीच में और हेमू के बीच में हुआ था, कभी 1556 में। अब हेमू कौन था? तो हेमू हैड अज्यूम द टाइटल ऑफ राजा विक्रमजीत। ठीक है, इन दिल्ली, हैविंग अटैक शशि साशी Khan and other Afghan chief to his interest. March out, march out the capital to meet the Mughal king with an army as numerous as the locust and ants of desert. So writes Farishta.
तो फरिश्ता जो कंटेम्प्रेरी था वो टाइम पे वो लिखता है कि इतनी बड़ी आर्मी थी, तो वो पूरा वो कैपिटल से लेके निकला और कहाँ पे जाके मिला, पानीपत में। किसके अगेंस्ट में? आपके अकबर के अगेंस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अकबर के बारे में बोला गया है, बहुत ही यंग था और इनएक्सपीरियंस था। तो उसकी जगह पे कौन थे, उसके बिहाफ के उसके रेजेंट कौन थे? बैराम खान, ठीक है। और उनको टाइटल दिया गया था खान बाबा का। ओके। तो बैराम खान को उन्होंने अपने रेजेंट की तरफ से चुना था और उनके पास से शपथ विधि भी ले लिया था कि भाई तुम मेरे अगेंस्ट में नहीं जाओगे, क्योंकि बच्चा छोटा है और कॉन्फिडेंस रखना मुश्किल होता है। ओके। वो टाइम पे सब बहुत चलता था कि अपने किंग को बिट्रे कर लिया और खुद किंग बन गया वाला। तो ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, स्वेरिंग सेरेमनी वगैरह करवाया रहेगा। ओके। बैराम खान नॉट ओनली अपोज, अच्छा क्या था पता है क्या, कि कोर्ट के अंदर अदर जो नोबल्स थे ना, वो आपके हेमू की फोर्सेस से डर गए। तो बोलते हैं भाई हम लोग अभी नहीं लड़ेंगे, बाद में लड़ते हैं ना। लेकिन नहीं, बैराम खान बोलेगा आज ही लड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला, बैराम खान जो था वो अदर नोबल से खुश नहीं था, तो उसने अकबर को कॉन्फिडेंस में लिया और बोला कि चलो हम अटैक करते हैं, ठीक है। हेमू बिगेन द एक्शन विथ हिज एलिफेंट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा वापस से आपका फाइट सीन का क्रिएट होने वाला है। ओके। तो हेमू बिगेन द एक्शन विथ द एलिफेंट ऑन द मॉर्निंग of the 2nd of Muharram 964 AH November 5 1556 in hope of alarming the enemy's cavalry, ठीक है। हेमू भाई जो थे अपने एलिफेंट के ऊपर बैठे थे, फिर सब लड़ रहे हैं, एक 4000 हॉर्सेस को लीड कर रहे थे करके। लेकिन अचानक से आके क्या हो जाता है, एक तीर घुस जाता है आग के अंदर, तो लीडर गिर गया। लीडर जैसे गिरा, पूरा आर्मी डिसबैंड हो गया, ठीक है। तो बोलते हैं ना, मॉरल डाउन हो गया लीडर के गिरने से। और इसका फायदा उठाया किसने? अकबर ने और बैराम खान ने, ठीक है। पूरा निस्तनाबूद कर दिया वैसा। व्हेन हेमू वाज बॉट इनटू, अच्छा अभी थोड़ा सा ड्रामा देख लेते हैं। ड्रामा क्या था कि हेमू को लाया गया किंग के सामने, मतलब अकबर के सामने, और बोला गया भाई इसको, इसका सर धड़ से अलग कर दो और आप खुद को गाजी का टाइटल खुद अक्वायर कर लो, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अकबर अपना तलवार निकालते और हेमू के गले पे रखते, उतने में बैराम शाह का तलवार आते और हेमू का जो गला रहता है या फिर जो सिर रहता है वो धड़ से अलग कर देते, ठीक है। प्रिंसिपल इवेंट हैपन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हेमू। तो दो प्रिंसिपल इवेंट याद रखना है। सबसे पहला ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली एंड आगरा बाय अकबर, और सेकंड कैप्चर ऑफ मेवात एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ हेमूज फादर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था। आई होप क्लियर हुआ रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। Good morning, all of you. Good morning, sir. एक सेकेंड